लिखो जी नोट आज सारणी के बाद सबसे अधिक मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान, सबसे अधिक मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान प्लस 2.87 प्लस 2.87 होता है तथा सबसे कम लिथियम का माइनस 3.045 वोल्ट, माइनस 3.045 वोल्ट होता है सबसे कम लिथियम के और सबसे ज्यादा फ्लोरीन के। अच्छा बताइए, देखिए लिथियम के इलेक्ट्रोड विभव माइनस में है, अब फ्लोरीन के इलेक्ट्रोड विभव, तब बताइए तो केकर ऑक्सीकरण होगा, केकर अवकरण होगा? फ्लोरीन के अवकरण और लिथियम के ऑक्सीकरण। कंफ्यूज हो गया? कल नोट लिखाए थे कि जिसका ऑक्सीकरण होता है उसका विभव ऋणात्मक होता है और जिसका अवकरण होता है उसका विभव धनात्मक होता है। चलिए अब नोट 2 लिखिए। लिखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व हाइड्रोजन के ऊपर स्थित है, जो तत्व हाइड्रोजन के ऊपर स्थित है उन पर ऑक्सीकरण होता है तथा ये सभी एनोड का कार्य करते हैं, एनोड का कार्य करते हैं। एनोड का कार्य करते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाए है ना, तो देखिएगा जैसे बीच में हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन को होगा 0 हाइड्रोजन के 0 होगा इलेक्ट्रोड विभव, और ओकर ऊपर वाला सब के माइनस में होगा और एक नीचे वाला सब है। तो हम बताए थे कि जेकर माइनस में विभव होता है ओकरा पर ऑक्सीकरण होता है और जेकरा पर ऑक्सीकरण होता है वो एनोड का काम करता है कि कैथोड का काम करता है? वो एनोड का काम करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता नहीं हुआ है तो एनोड का काम करता है। जो एनोड का काम करता है ओकरा पर ऑक्सीकरण होता है और वो ऑक्सीकरण जेकरा पर होता है विभव, तो ऊपर वाला सब के ऋणात्मक नहीं है, एकरा मतलब सब के सब एनोड के रूप में काम आएगा। अब नोट 3 लिखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व हाइड्रोजन के नीचे स्थित है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व हाइड्रोजन के नीचे स्थित है उन पर अवकरण होता है तथा ये सभी कैथोड का कार्य करते हैं, हो गया।
चलिए इसके बाद नोट लिखिए अगला, यदि अर्ध शेल की अभिक्रिया, यदि अर्ध शेल की अभिक्रिया की दिशा, यदि अर्ध शेल की अभिक्रिया की दिशा उल्टी कर दी जाए, उल्टी हाई वाला नहीं, मतलब विपरीत, यदि अर्ध शेल अभिक्रिया की दिशा उल्टी कर दी जाए तो इसके विभव, तो इसके विभव का परिमाण, तो इसके विभव का परिमाण अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है, लेकिन इसका चिन्ह बदल जाता है, लेकिन इसका चिन्ह बदल जाता है, लेकिन इसका चिन्ह बदल जाता है। जैसे आपको विद्युत रासायनिक सेल पढ़ा रहे थे ना, तो विद्युत रासायनिक सेल में जब सेल क्रियाशील होता था तो एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल करके जाता था कैथोड की ओर, लेकिन तो उसका विभव ऋणात्मक मान लीजिए, और यदि विक्रिया की दिशा पलट दिया यानी कि कैथोड से किधर की ओर, तो उसका विभव का मान बदल जाता है। जैसे मान लीजिए कि -2 है तो वो +2 हो जाएगा, परिमाण नहीं बदलता है, 2 है तो 2 रहेगा, लेकिन खाली साइन बदल जाता है। जैसे लिख लीजिए वो अभिक्रिया एग्जाम्पल में, देखिए Zn2 प्लस +2 इलेक्ट्रॉन Zn, एक और इलेक्ट्रोड विभव का मान लिख लीजिएगा, जो हम लिख रहे हैं ना इलेक्ट्रोड विभव ना, इस सारणी में से लिख रहे हैं जी, देखिएगा सारणी में होगा जिंक है, जिंक का, जिंक एक ही होगा, एसएन के 2 होगा। कॉपर के एगो Cu प्लस होगा, एगो Cu2 प्लस होगा, है ना। Fe के भी 2 होगा, एगो Fe2 प्लस होगा, एगो Fe3 प्लस होगा, है ना। वो सबके परिवर्तनशील संयोजकता होता है, जिसका 2 को होगा ना इलेक्ट्रोड विभव, तो समझिए कि उसका संयोजकता परिवर्तनशील होता है, कभी एक भी होता है, कभी यही से दोनों दे देता है। इसका उतार लीजिए, देखिए अभिक्रिया है Zn2 ++2 तो बन गया Zn, एक और इलेक्ट्रोड विभव कौची है माइनस में, जब अभिक्रिया की दिशा उलट दिया गया है यानी कि प्रति वाला इधर आई, तो देखिए एक और क्या हो गया, मानवा उतने हैं लेकिन पॉजिटिव हो गया, ठीक ना, कोई दिक्कत है। अब लिखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी की उपयोगिता, विद्युत रासायनिक श्रेणी की उपयोगिता उपयोगिता पहला नंबर लिखिए, E0 का मान, E0 का मान जितना ही कम होता है, E0 का मान जितना ही कम होता है, जितना ही कम होता है उस तत्व में आयन बनने की प्रवृत्ति, उस तत्व में आयन बनने की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होती है, उस तत्व में आयन बनने की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होती है।
प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होती है। सबसे कम किसका मान है देखिए तो उसमें लिथियम का ना। एग्जाम्पल लिखिए, 3 गो एग्जाम्पल लिखना है आपको। एग्जाम्पल नंबर ए में लिखिए, देखिए बोर्ड पर Li प्लस आप प्लस इलेक्ट्रॉन एरो दे दीजिएगा रिवर्स वाला। Li प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन रिवर्स एरो दे दीजिए Li के लिए E0 का मान सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। अतः Li में Li प्लस आयन में Li प्लस आयन में परिवर्तित हो जाने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। होता है के बाद देखिए लिखिएगा Li प्लस प्लस Li फिर सॉरी Li प्लस E आप एरो देखिए लिखिएगा E0 बराबर होता है -3.045 वोल्ट ना जी। यदि अभिक्रिया की दिशा उलट दिया जाए तो हो जाएगा Li प्लस प्लस E0 बराबर प्लस 3.045 वोल्ट का जब भी अभिक्रिया की दिशा उल्टी होगी उसका साइन चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल बी लिखिए। एग्जाम्पल बी में देखिए आपका देखिए 2H प्लस प्लस 2E और फिर एरो के साइन दे दीजिएगा डबल एरो के H2 के लिए E0 का मान 0 है। E0 का मान 0 है। अतः H प्लस आयन में H2 बनने की प्रवृत्ति नहीं है। H प्लस आयन में H2 बनने की प्रवृत्ति नहीं है। एग्जाम्पल सी लिखिएगा। अब फ्लोरीन के लिए देखिए F2 प्लस 2 गो इलेक्ट्रॉन एरो दे देंगे यहाँ से 2F माइनस के लिए E0 का मान सबसे अधिक है। E0 का मान सबसे अधिक है। अतः इस अभिक्रिया की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है। इस अभिक्रिया की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है।
हो गया ना। अच्छा एक बात बताइए, जैसे 10वां क्लास में हम लोग क्रियाशीलता श्रेणी पढ़े थे, धातुओं की क्रियाशीलता, एहू ओकरे जैसन है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रोड विभव नहीं था। इसमें इलेक्ट्रोड विभव, उसमें हम लोग प्रतिस्थापन के आधार पर पता करते थे कि कौन ज्यादा क्रियाशील है कौन। एजा पर हम लोग इलेक्ट्रोड विभव के आधार पता करते हैं कि कौन ज्यादा क्रियाशील है कौन कम क्रियाशील है। लेकिन ओकरे जो वही इलाका एहू करता है, ठीक ना। वहाँ भी वो श्रेणी बनाया गया था, लेकिन उसका नाम था कौन, क्रियाशीलता श्रेणी। यहाँ भी श्रेणी बनाया गया, लेकिन नाम है विद्युत श्रेणी। विद्युत श्रेणी क्यों नाम है, क्योंकि यह इलेक्ट्रोड विभव के आधार से आया गया। तो दूसरा नंबर लिखिए, उपयोगिता नंबर 2 इसका। इस श्रेणी की सहायता से यह पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। इस श्रेणी की सहायता से यह पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि कोई धातु किसी अम्ल के जलीय विलयन से हाइड्रोजन मुक्त कर सकती है या नहीं। हाइड्रोजन मुक्त कर सकती है या नहीं। कर सकती है या नहीं, हो गया। चलिए इसमें नोट नंबर 1 लिखिएगा। नोट नंबर 1 लिखिए, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड विभव वाली कोई भी धातु, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड विभव वाली कोई भी धातु, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड विभव वाली कोई भी धातु अम्ल के जलीय विलयन से हाइड्रोजन को मुक्त ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट में लिखिएगा विस्थापित, ब्रैकेट में विस्थापित लिखिए, ब्रैकेट बंद कर सकता है। जैसे देखिए बालक बोर्ड पर, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, Zn, Fe इत्यादि धातु। देखिए हम कहा बोले कि जेकर इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक है, वो सब हाइड्रोजन को उसके अम्ल के विलयन से प्रतिस्थापित। तब विद्युत रासायनिक श्रेणी में देखिए कौन, जो भी हाइड्रोजन के ऊपर है सबके इलेक्ट्रोड विभव का मान ऋणात्मक है कि धनात्मक है, यानी कि सब के सब हाइड्रोजन को विलयन से हटा सकता है। कहने का मतलब है कि हम है, चलो मान के चलो कि इंस्पेक्टर, ठीक, तो हवलदार को हम ड्यूटी से हटा सकते हैं कि नहीं, कहीं लगा रहते हवलदार हाथ ये से भाग, लेकिन हवलदार कई बार हटा सकता है इंस्पेक्टर की, है इंस्पेक्टर कहाँ बैठल है बक, ऐसे कर सकता है। तो कहे के मतलब कि ऊपर वाला जो है ना अपना से नीचे वाला के, लेकिन नीचे वाला के औकात नहीं कि ऊपरे वाला के। तो देखो हाइड्रोजन के ऊपर ला सब के ऋणात्मक है विभव, और सब के सब हाइड्रोजन को हटा सकता है, लेकिन हाइड्रोजन किसी को, ये वो एग्जाम्पल से समझाते हैं, ठीक ना। जैसे HCl है, ठीक है ना बालक, HCl का विक्रिया हम सोडियम से करा रहे हैं, तो सोडियम जो हाइड्रोजन को हटा देगा, अब बना देगा देखिए NaCl प्लस,
तो हाइड्रोजन के हटाया कि नहीं? ताकि एक और देखिए विभव ऋणात्मक है, ज्यादा क्रियाशील होता है, एक बैलेंस करना है तो ये क्या लगाना पड़ेगा? ये 2 लगाना पड़ेगा, तो फिर यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। लिख लीजिए एक अभिक्रिया। कोई भी धातु जो अभिक्रिया विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर है, वो हाइड्रोजन के हटा कर दे सकता हो, जैसे कि तू ये साइड रखो, लेकिन हाइड्रोजन की हिम्मत नहीं है कि ओकरा क्या कर दे। वही नियम। जानबे करते हैं गैस हमेशा किधर जाता है? ऊपर। हाँ देखो तो गया है सोडियम हो जाए, कहा कि हटो हटो जैसे, और क्लोरीन जाके सट गया, और हटा दिया नहीं। अब नोट 2 लिखिए। नोट 2, धनात्मक इलेक्ट्रोड विभव वाली कोई भी धातु, धनात्मक इलेक्ट्रोड विभव वाली कोई भी धातु, धनात्मक इलेक्ट्रोड विभव वाली कोई भी धातु अम्ल के जलीय विलयन से, अम्ल के जलीय विलयन से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकता है। हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकता है। जैसे Cu, Hg, Au, Ag इत्यादि धातु हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकता है। इत्यादि धातु हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकता है। यानी कि जेकर इलेक्ट्रोड भी हो धनात्मक है, वो सब हाइड्रोजन को विस्थापित। जैसे देखिए बालक हम लिख रहे हैं Ag प्लस HCl, तो बताइए पति क्या बनेगा? दूध तो भी मारेंगे, विस्थापित करेगा तब ना कुछ बनेगा। नो रिएक्शन, जस्ट के वही में मिला रहेगा, लेकिन अभिक्रिया, ठीक ना, मतलब कोई अभिक्रिया नहीं। देखिए AU तो क्या हो जाएगा? ये जो नो रिएक्शन का क्रॉस से दर्शा देते हैं। अब मान लो कि हम दे दिए Cu प्लस H2SO4, तो तुम अभिक्रिया करा के लिख देगा। Cu प्लस H2SO4 अभिक्रिया करेगा। देखो तो सरनिया में कॉपर नीचे है, हाइड्रोजन से ऊपर है, नीचे है ना, कोई भी नीचे वाला था तो ऊपर लाके विस्थापित है, तो कॉपर हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा, तो ये होगा नो रिएक्शन। यानी कि अभिक्रिया करा के लिख मत देना कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, तो हो जाएगा गलती, तो कहेगा कि यही केमिस्ट्री पढ़ा है। समझे जी? हाइड्रोजन इसे मान लीजिए कि ऐसे रहेगा ना, कॉपर सल्फेट, ऐसे मान लीजिए कि ऐसे है कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कॉपर सल्फेट को हटा के क्या बना देगा? H2SO4 प्लस, क्योंकि हाइड्रोजन देखिए कॉपर से ऊपर है ना श्रेणी में, तो याद रखना कि ऊपरे वाला नीचे वाला हटा सकता है, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाला है। खाली इतना याद रखना, बाकी सब समझ में आ जाएगा।
हाँ वही इंस्पेक्टर साहब दरोगा के पास ऐसे ही कह सकते हैं, हवलदार के। नोट 3 लिखिए। क्या नहीं होगा ये? हम बोले कि धातु हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकता है, लेकिन हाइड्रोजन तो धातु को विस्थापित कर नहीं सकता है। नोट 3 लिखिए जी। ऋणात्मक इलेक्ट्रोड विभव वाली कोई भी धातु, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड विभव वाली कोई भी धातु, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड विभव वाली कोई भी धातु हाइड्रोजन की तुलना में, हाइड्रोजन की तुलना में प्रबल अवकारक होता है। प्रबल अवकारक, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड विभव वाली कोई भी धातु हाइड्रोजन की तुलना में प्रबल अवकारक होता है, अवकारक होता है। अच्छा, अवकारक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है कि ग्रहण करता है, ये बताइए। सोच समझ के बताना सर। कौन कौन बोला है कि इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, और कौन कौन बोला है ग्रहण करता है? बाकी सबके वही है। जो बोला है कि त्याग करता है वो सही है, क्योंकि बताए थे कि जेकर ऑक्सीकरण होता है वही अवकारक होता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन त्यागता है ना, ठीक ना? ये सब ऋणात्मक इलेक्ट्रोड भी वाला सब त्यागता है ना, तो उसका अवकारक न होगा। अगला नोट लिखिए। धनात्मक इलेक्ट्रोड विभव वाली धातु हाइड्रोजन की तुलना में, धनात्मक इलेक्ट्रोड विभव वाली धातु हाइड्रोजन की तुलना में, हाइड्रोजन की तुलना में दुर्बल अवकारक होती है। दुर्बल अवकारक होती है। अब लिखिए उपयोगिता नंबर 3। उपयोगिता नंबर 3 है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की कोई भी धातु, विद्युत रासायनिक श्रेणी की कोई भी धातु, कोई भी धातु अपने नीचे वाले धातु को, विद्युत रासायनिक श्रेणी की कोई भी धातु अपने नीचे वाली धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर सकती है। उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर सकती है, विस्थापित कर सकती है। उस समय हाइड्रोजन को विस्थापित करने की बात की जा रही थी ना। अब हम बोल रहे हैं कि एक धातु दूसरे धातु को विस्थापित, लेकिन ऊपरे वाला कर सकता है, नीचे वाला के नहीं। जैसे देखिए जिंक का कॉपर में ऊपर कौन है श्रेणी में? जिंक की कॉपर, ऊपर कॉपर है, ऊपर जिंक है। तो जिंक जो है कॉपर को विस्थापित कर देगा कि तू हट, तो हम इधर रहेंगे। अब मान लो कि हम ऐसे लिख देता कॉपर प्लस Zn4, तब बोलिए अभिक्रिया होगा कि नहीं? नहीं होगा। ऐसे बोले कि नीचे वाला ऊपर लग विस्थापित नहीं कर सकता है, लेकिन ऊपर वाला विस्थापित कर सकता है। चलो वो लिखते हैं, बताया ना अभिक्रिया होगा कि नहीं? Fe प्लस CuSO4, ये बताइए अभिक्रिया होगा कि नहीं? तनी सोच समझ के बताइएगा, देख के। देखो Fe ऊपर है कि C ऊपर है? Fe नीचे है। देखो ठीक से देख लो सब। हमारा तो वो Fe ऊपर दिखाई दे रहा है हाइड्रोजन के।
है ना वो करेगा। दो गो है Fe दोनों हाइड्रोजन से ऊपरे है कॉपर से। अरे कॉपर से ऊपरे नहीं जी दोनों, एगो Fe2+ भी एगो Fe कॉपर से ऊपर है कि नहीं देखिए, तो विस्थापित करेगा नहीं कॉपर के, तो क्या बनाएगा FeSO। अब कॉपर को अलग कर देगा। ध्यान से लगता है कि अब नहीं सुने, कोई भी ऊपर वाला धातु अपने से नीचे वाला को, लेकिन नीचे वाला ऊपरे वाला की। तो देखिए श्रेणी में Fe ऊपर है, Fe2+ भी है, Fe+ भी। 7-8 गो उपयोगिता है इसका। आज इतने छोड़ देते हैं आप लोग को लिखा कर।